नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। देखो 72nd बीपीएससी के फॉर्म भरने का लास्ट डेट अब खत्म हो चुका है और एग्ज़ाम में अब मुश्किल से 50 से 55 दिन ही बाकी है। ठीक है, अब देखो ये हमारे लिए हाई टाइम होना चाहिए क्या कि हम अपनी प्रिपरेशन को अब रिवीजन फेज़ में ले आए और इसीलिए मैंने पॉलिटी का इंटेंसिव रिवीजन सेशन रखा है। देखो अब आप सोचोगे क्या कि भाई पॉलिटी ही क्यों। देखो बीपीएससी में ना पॉलिटी सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, जहाँ से अगर आप उसके सारे पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लेते हो ना तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। और पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो बीपीएससी देती भी है पेपर में। ठीक है, अब देखो हम इस इंटेंसिव रिवीजन सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो तो आपको पता है क्या कि पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो नॉर्मली मैं पीवाईक्यूज़ नहीं करवाऊंगा। पीवाईक्यूज़ नहीं करवाने के पीछे कारण है क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे ना कॉन्सेप्ट से भटक जाते हैं। ठीक है ना, मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, मुझे पता है क्या कि लास्ट मोमेंट पे ना कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने के बाद जब आप पीवाईक्यूज़ बनाओगे वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा शायद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो आपके साथ फैक्ट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पर कोई कहानी वहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत क्रिस्प रखेंगे सेशन को और बहुत जल्दी जल्दी जो है वो टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा नाम निखिल है, मैंने 70th बीपीएससी में 113 मार्क्स स्कोर किया है, 71st में 100 नंबर के आसपास स्कोर किया है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक कर चुका हूँ और अब भी इंडियन रेलवेज़ में जॉब करना। अब आप सोचोगे क्या कि ये शो ऑफ क्यों। ये शो ऑफ नहीं है, ये जस्ट मैं ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए बात बता रहा हूँ क्या कि आप जिस आदमी की बात सुन रहे हो, जिसका वीडियो देख रहे हो, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसकी बात पे आप विश्वास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो लगा के रखी हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो आज के लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे, जहां हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेकर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 तक के सारी इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसके बाद अगस्त ऑफर 1940 आया, फिर क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद वेवल प्लान 1945 जहां शिमला कॉन्फ्रेंस होगा, और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आएगा जहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की परमिशन मिल जाएगी। मिल क्या जाएगी, हम एक्सेप्ट करेंगे। मुस्लिम लीग और आईएनसी एक सहमति पे आएगी क्या कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। बहरहाल बीच में ही जो है ये चीज टूट भी जाएगी। ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कशन होगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अब देखो पेपर में ना ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है क्या कि पहले क्या आया, किस तरीके से आया। आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्या कि अगस्त ऑफर पहले आया या क्रिप्स मिशन आया या वेवल प्लान आया। इसको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाता है। साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप लोग सोचोगे ना आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आप लोग ये चीज़ पूछोगे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, वन हैंड नोट्स चाहिए, मतलब एक शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ हर चीज़ एक जगह पे चाहिए हो, है ना, तो आप ये चीज़ जो है वो मेरे टेलीग्राम से आप ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका टेलीग्राम लिंक। ठीक है ना, चलिए अब हम जानते हैं क्या कि भाई कहाँ पे क्या क्या सारी बातें हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं क्या कि भाई आज के हमारे लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे अंदर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डिराइव कर ली गई। क्या क्या चीज़ें डिराइव कर ली गई, किस तरीके से ये इफेक्ट में आया, ये सारी चीज़ों को जानते हैं। देखो सबसे पहले ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस तरीके से ये आया हमारे यहाँ, तो हमें ये चीज़ पता है क्या कि हर 10 साल पे जो है वो पिछले मतलब जो एक्ट होता था उसको रिव्यू करने के लिए कमीशन बनती थी और वो कमीशन आती थी और रिव्यू करती थी और एक नया एक्ट बन जाता था हर 10 साल के बाद। ठीक है ना, तो शुरुआत जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हुआ। बहुत सारे चार्टर एक्ट आए। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई साइमन कमीशन आता है 1927 में और वो अपना रिपोर्ट देके जाती है। तो क्या आया, सबसे पहले जो है वो साइमन कमीशन आया 1927 में, वो अपना रिपोर्ट जमा करके जाएगा। अब वो रिपोर्ट जमा करके जाता है तो पहले ही हमने देखा था क्या कि भाई साइमन कमीशन के लिए जो है वो बहुत जगह पे विद्रोह हुआ भारत में, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हुई। अब उस चीज को डिस्कस करने के लिए जो है वो क्या हुआ, आरटीसी होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, और वो कितना होगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, 30, 31 और 32। पेपर में ये भी पूछा जाता है क्या कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब, है ना। साथ में जो है वो ये भी पूछा जाता है क्या कि भाई गांधी इरविन पैक्ट कब। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो कंक्लूजन के तौर पर क्या निकाला गया, एक वाइट पेपर 1933 में जो है वो
इशू होता है। और फाइनली एक लिलिथगो रिपोर्ट भी आएगा, जॉइंट कमेटी की, सेलेक्ट कमेटी की जो है वो एक रिपोर्ट आती है लिलिथगो की, जिसका हेड लिलिथगो होता है, ठीक है ना। तो ये एक रिपोर्ट आएगा और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे देश पे लागू हो जाएगा। कब लागू होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा लागू भाई, देखो इफेक्ट में कब आया, 1 अप्रैल 1937 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो कब लागू होगा, 1937 में 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल बहुत आसानी से आप याद कर लो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो वो चीज़ हमें याद रहेगी। 1937 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1937 है तो देखो अब तक मैंने आपको क्या बोला, क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सारे आए, बहुत सारे चार्टर एक्ट आए, है ना। बट उन सारे एक्ट्स में सबसे लंबा एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए अब तक बनाया था वो कौन था, वो यही एक्ट था। तो पेपर में पूछा जा सकता है, जब स्टेटमेंट बेस देंगे ना तो उसमें पूछ लेंगे क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सबसे बड़ा था या नहीं था, है ना, इस तरीके से। तो आदमी को याद नहीं रहेगा, तो आप याद रखो 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल था इसके अंदर। कितना था, 321 सेक्शन, सॉरी एक सेकंड, हाँ 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधा जो है वो पूछा जाएगा क्या कि भाई लॉन्गेस्ट एक्ट कौन सा था, तो लॉन्गेस्ट एक्ट ये था और 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ था। अब देखो मैं यहीं पे आपको याद करा देता हूँ एक चीज़। देखो इसके साथ साथ ना 3 चीज़ें हुई। देखो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो कब लागू हुआ, कब इफेक्ट में आया, तो 1 अप्रैल 1937। अब ये 1 अप्रैल 1937 को ही ना हमारे यहाँ एक फेडरल कोर्ट भी बन जाएगा। क्या होगा, फेडरल कोर्ट बन जाएगा। जो जैसे आज आप देखते हो ना सुप्रीम कोर्ट, वैसा फेडरल कोर्ट भी बन जाएगा, जिसके जो है वो मॉरिस गॉयर्स इसके चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखोगे। और उसके बाद आप याद रखोगे क्यों मैंने ये 1 अप्रैल 1937 किया, क्योंकि 1 अप्रैल को ही, जो 1 अप्रैल 1937 को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हो जाएगा और फेडरल कोर्ट भी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 1 अप्रैल 1935, एक साथ याद करोगे, कंफ्यूजिंग चीज़ें तो ज़्यादा समय तक जो है वो होल्ड करके रख पाओगे, ठीक है ना। दूसरा ये कब बना, आरबीआई कब बना, 35 में बना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन गया, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को क्या बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इफेक्ट में आया और साथ ही साथ फेडरल कोर्ट बन गया। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखते हैं क्या कि भाई अब हमने देखा क्या कि बहुत सारे फीचर्स, मैंने आपको बोला अभी क्या कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमने अपने आज के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से रखे हुए हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में वो भी पूछ सकता है। देखो कौन कौन से फीचर हैं भाई, फेडरल लेजिस्लेचर, जो आज जो फेडरल लेजिस्लेचर देखते हो जहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं और फेडरल असेंबली है, ये चीज़। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मीन्स पावर का डिसेंट्रलाइज करना, पावर को क्या करना, डिसेंट्रलाइज करना, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन आपको यहाँ पे दिखता है क्या कि प्रोविंस को, स्टेट्स के पास भी बहुत सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्टेट अब इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, आज भी है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर है, बट स्टेट के पास बहुत सारा इंडिपेंडेंस है आज भी, ठीक है ना। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 लिस्ट की, जो फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। आज के समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 246 आर्टिकल 246 में क्या देखने के लिए मिलता है, सब क्लॉज 1 में आपको सेंटर लिस्ट देखने के लिए मिलता है, यूनियन लिस्ट, सेंटर या यूनियन लिस्ट। अगर 2 में बात करते हो तो कंकरेंट लिस्ट और 3 में बात करते हो तो स्टेट लिस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हम जब पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल को आगे तो आपको पता चलेगा क्या कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करें, है ना, पूरे भारत का एक संघ बनाने की बात करें। अब संघ क्यों बनाने की बात करें, क्योंकि उस समय तो टूटा टूटा था भाई, कुछ जो है वो यहाँ पे ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंस थी और कुछ जो है वो प्रिंसली स्टेट थी, तो उन सब को मिला करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की बात की गई। उसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है भाई, राज्यसभा और लोकसभा, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। हमारे बिहार में है क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेचर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसे बोलेंगे, ठीक है। बहरहाल आप याद रखोगे क्या कि स्टेट लेजिस्लेचर में बाई कैमरल होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वहां पे यूनी कैमरल भी होता है बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक। अब देखो फेडरल कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया क्या कि 1 अप्रैल 1937 को ये बना था और सर मॉरिस गॉयर्स जो थे वो इसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। मैक्सिमम 6 जज हो सकते थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, है ना, पृथक निर्वाचन देने की बात की गई थी, हिंदी में शायद यही बोलते हैं। किसको किसको देने की बात की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में कि भाई किसको दिया गया था और यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। देखो
एंग्लो इंडियंस को देने की बात हुई, वुमेन को देने की बात हुई और क्रिश्चियंस को देने की बात हुई। ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। उसके बाद आरबीआई वाली बात मैंने आपको बताई कि आरबीआई बन गया 1 अप्रैल 1935 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आज जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को बनाने की बात की गई है ना, फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीज़ें ली गई। अब ये तो मेजर फीचर्स थे जो ली गए, लेकिन उस समय ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कारण बहुत जगह पे बहुत सारे प्रोविंस टूटे भी थे और नए नए जगहों का निर्माण भी हुआ था। ठीक है ना, किस किस का हुआ था ये देखो। बंगाल टूटा उस समय, ठीक है, क्या हुआ, बंगाल प्रोविंस टूटा और क्या बना, बिहार और उड़ीसा कंबाइंड। उसके बाद फिर बॉम्बे से जो है वो सिंध बनेगा और उसके बाद इंडिया और आदीन से अलग होके बर्मा बनेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आप इफेक्ट याद रखोगे कि कब इफेक्ट में आया, उसके बाद आप याद रखोगे फेडरल कोर्ट वाली बात, उसके बाद आप आरबीआई वाली बात याद रखोगे, है ना। और ये सर मॉरिस के बारे में आप याद रखोगे, क्योंकि अगर पेपर टफ होगा तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगस्त ऑफर की और उसके बाद बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो अगर आप दोनों ही देखोगे ना 1940 और 42 में, तो ये जो है वो हमें क्या दे रहे थे, ये हमें डोमिनियन स्टेटस। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद फिर ये अब टूट चुके थे बुरी तरीके से, उनका इकोनॉमी भी हिल गया था। तो अब ये क्या बोल रहे थे कि भाई आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। लेकिन देखो अब हमने ना, आपको याद होगा, आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर सेशन हुआ था कब, 1929 में, है ना। और उसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रिसाइड किया गया था और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला क्या कि भाई हमें जो है वो पूर्ण स्वराज चाहिए, मीन्स पूर्ण स्वराज का डिमांड हो गया था। और बोला गया था क्या कि भाई हम 26 जनवरी को 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बोला गया था ना। तो भाई अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस वाली बात नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो अब डोमिनियन स्टेटस खत्म, तो क्या इन सारी चीज़ों को क्या एक्सेप्ट करेगी भारत, है ना। आईएनसी या मेजर पार्टीज जो भी है, मुस्लिम लीग है, क्या एक्सेप्ट करेंगी, है ना, नहीं करेंगी। तो आईएनसी से एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसीलिए ये और ये अपने काम का नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा मेजर डिसीजंस लिए ही नहीं, हुआ ही नहीं, है ना। अब उसके बाद वेबल प्लान की बात करेंगे, वो भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं था। तो सक्सेसफुल क्या था, सक्सेसफुल था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से। अब देखो सबसे पहले ना आप ये याद कर लो क्या कि कैबिनेट मिशन प्लान जब आया उस समय भाई गवर्नर कौन था, तो गवर्नर वेवल था। ठीक है ना, और उस समय क्राउन कौन था, तो जॉर्ज 6 जो था वो क्राउन था। और यहाँ पे अगर पीएम की बात करें तो क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी के थे वो। पेपर में कई बार पूछी बीपीएससी का कि भाई कौन थे पीएम, कौन सी पार्टी से थे। तो अब देखो वहाँ पे ना दो पार्टी चलती थी, वहाँ पे मेजर दो पार्टी थी, जो मेजर दो पार्टी थी, जिसमें एक थी कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी लेबर पार्टी। अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हुआ करते थे वो विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने गांधी जी को नंगा फकीर बोला था। और यहाँ के जो थे वो क्लीमेंट एटली थे, है ना, क्लीमेंट एटली थे। अब खुद ही सोच के देखो क्या कि लेबर पार्टी लेबर्स के बारे में सोचेगी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बहुत पिछड़े माइंडसेट के साथ में, बहुत रूढ़िवादी लोग हैं कंजर्वेटिव लोग। ठीक है ना, तो क्या वो आपको जो है वो आज़ादी देंगे, नहीं देंगे, आपको लेबर पार्टी वाले आज़ादी देंगे। तो पेपर में आप यहाँ से भी जो है वो थॉट लेके चल सकते हो, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी डायरेक्ट याद होना चाहिए, जॉर्ज 6 डायरेक्ट याद होना चाहिए, और वेवल जो है वो लॉर्ड वेवल जो था वो कैबिनेट मिशन के टाइम पे जो है वो अपना वाइसरॉय था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखें क्या कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव, किस लिए जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान बना था। कैबिनेट मिशन प्लान का ऑब्जेक्टिव यही था कि अब क्राउन से पावर लेके इंडियंस के हाथ में, इंडियन लोगों के हाथ में जो है, इंडियन पीपल के हाथ में जो है वो पावर अब दे दिया जाए, अब तुम चलाओ अपने देश को। ठीक है ना, तो क्या था भाई, पावर का ट्रांसफर था, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया था। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखोगे। उसके बाद अब कैबिनेट मिशन प्लान के तो प्रपोजल को मान लिया। अब प्रपोजल को माना क्या था, मेजरली मुस्लिम लीग और आईएनसी ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी थी। ठीक है ना, अब एक्सेप्टेंस दिया तो प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट। अब प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो कुछ ना कुछ होगा, तो होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमें देश को चलाना है तो संविधान सभा का निर्माण होगा, तभी तो संविधान पढ़ेंगे हम, है ना। तो संविधान सभा का निर्माण होगा, और संविधान सभा का जब निर्माण होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इलेक्शन, क्योंकि हम तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक संवैधानिक तरीके से उस समय बहरहाल जो इलेक्शन होता था और वोट करने का अधिकार सबको नहीं था, कुछ लिमिटेड तबके के लोगों को था। ठीक है, तो उस समय जो है, लेकिन होना तो इलेक्शन ही था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या होगा, इलेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब होगा, 1 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, 1 जुलाई को संविधान सभा का इलेक्शन होगा, याद रखोगे 1 जुलाई को
संविधान सभा का जो है वो इलेक्शन होगा, ठीक है। और ये इलेक्शन जो है जब हो जाएगा, जब आईएनसी मेजॉरिटी में आएगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो है वो 2 सितंबर को सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बनेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे, गवर्नमेंट जो है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कब बनेगी, 2 सितंबर 1946 को जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। तो आपको ये दोनों डेट याद रखने, 1 जुलाई और एक फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 2 सितंबर को बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आप याद रखोगे क्या कि भाई कैबिनेट मिशन में जो है वो मेंबर्स कितने थे, तो 3 मेंबर्स थे। आप इस 3 मेंबर्स को कैसे याद रखोगे, 3 मेंबर्स को आप कैसे याद रखोगे, आप यहाँ पे याद रखोगे इसको कैप से। कैसे याद रखोगे, कैप से। यहाँ पे 3 मेंबर्स थे और कैप थे। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। और किस तरीके से आप याद रखोगे, कैप से। सी फॉर क्रिप्स, ठीक है ना, सी फॉर क्रिप्स, ए फॉर एलेक्जेंडर और पी फॉर पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। और पैथिक लॉरेंस ही कौन रहेंगे, हेड रहेंगे, ठीक है ना। हेड कौन है, पैथिक लॉरेंस। तो पेपर में कई बार पूछा जाता है कितने मेंबर का कैबिनेट मिशन था, सबसे पहले तो साल पूछा जाएगा, तो आप साल याद करके रखोगे। मेंबर कितने मेंबर का, 3 मेंबर का था। कैप याद करोगे, कैप से आपको ये पता चल जाएगा कि सी फॉर क्रिप्स है, ए फॉर एलेक्जेंडर है और पी फॉर पैथिक लॉरेंस है। और पैथिक लॉरेंस ही क्या है, हेड है। उसके बाद आप याद रखोगे क्या कि भाई जॉर्ज 6 जो था वो उस समय क्राउन पे बैठा हुआ था। उसके बाद फिर पीएम कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखना है। वाइसरॉय कौन था, वेवल था। ये सारी चीज़ आप याद रख लोगे, बात खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या कि ये सारी बातें तो अब यहाँ पे हो गई, लेकिन वहाँ पे भी तो चल रहा होगा। अब जैसे आप देखो क्या कि आप अभी हम नॉर्मली बात करते हैं क्या कि क्या होता है आज के समय में, क्या कि सबसे पहले जो है वो पार्लियामेंट में बिल पास होता है, और बिल जब तक जो है वो हमारे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है, उसमें वो हामी नहीं भरते हैं, वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो अभी तक हमें जो है वो क्या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना है, नहीं बना है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो बनना है, तो अभी तक तो जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान, अभी तक तो संविधान सभा तक की बात हुई है, लेकिन वहां पर से क्या हमें ये मंजूरी मिली है, वहां के पार्लियामेंट से क्या हमें ये मंजूरी मिली है, वहां के क्राउन से क्या मंजूरी मिली है, नहीं मिली है। तो समझते हैं इस बात को। तो देखो सबसे पहले जो है वो ये समझते हैं क्या कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सबसे पहले एक बिल बनाएगी, और वो बिल जो है वो खुद में पहले पार्लियामेंट में पास करेगी, ठीक है ना, खुद में पास करेगी। और ये जब पास हो जाएगी तो उसको कहाँ भेजेगी, वहाँ पे क्राउन है, ठीक है ना, क्राउन है। वहाँ पे मोनार्क था ना, मोनार्की थी, है ना। हमारे यहाँ रिपब्लिक है, क्यों, रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, रिपब्लिक मतलब जो सबसे हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। मीन्स यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो भी चुने हुए, लेकिन वहाँ पे हेड जो है वो कौन है, क्राउन है। और क्राउन जो है वो तो मोनार्की है, वो तो हेरिडिटरी पोस्ट है, वो तो राजा है। तो क्या ये जो है वो, ये तो मतलब रिपब्लिक नहीं हुआ, ये मोनार्की है, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो मोनार्की है, तो ये मोनार्की है। अब ये समझना क्या कि जब तक रॉयल एसेंट नहीं मिलेगा तब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले ना एटली साहब ने 20 फरवरी 1947 को जो है वो एटली ने एक डिक्लेरेशन दिया और ये बताया कि भाई हम 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया क्या कि भाई हम 30 जून 1948 तक तो फाइनली आज़ाद हो जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट डेट था, उससे पहले पहले हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ क्योंकि भाई यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा जो है वो दंगा होने लगा, मुस्लिम्स के बीच में और हिंदू के बीच में कम्युनल राइट्स होने लगे। आपको पता है क्या कि डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ, है ना। तो यहाँ पर से क्या होने लगा क्या कि भाई अब जो है वो भारत का विभाजन होना, आईएनसी ने भी मान लिया क्या कि चलो भाई हमें अब भारत का विभाजन कर ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो भारत का विभाजन करने के लिए सारी पार्टीज जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो जब भारत का विभाजन होगा फाइनली, तो क्या होगा क्या कि भाई वो विभाजन हम लोग तो करेंगे नहीं, वही लोग करेंगे। तो माउंट बैटन प्लान आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है माउंट बैटन प्लान का, 3 जून 1947। अब 3 जून 1947 को जो है वो माउंट बैटन प्लान आएगा, और इस कमीशन में कौन सी कमीशन आएगी यहाँ पे, तो रेडक्लिफ कमीशन आएगी। कौन आएगी, रेडक्लिफ कमीशन। और ये रेडक्लिफ जो है वो हमें क्या बताएगा, हमें जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के बाउंड्रीज के बारे में बताएगा, क्या कि ये हमारा बाउंड्री है, आपका बाउंड्री। इसीलिए आप जानते हो क्या कि आज भी जब इंडिया और पाकिस्तान है ना, और साथ ही साथ उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, इंडिया और बांग्लादेश उसके बीच के बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के बाउंड्री को क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को तो अब हम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए रेडक्लिफ नहीं किया था, इसीलिए रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और फाइनली 3 जून 1947, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और फाइनली अब क्या होने वाला है क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पास कर देगी, और पास करने के बाद जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस
एक्ट आने वाला है 1947 का। कब आने वाला है? तो ये 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने वाला है भारत का, कि भाई अब हमने जो क्राउन ने भी जो है वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी ने भी जो है वो क्या दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है क्या, कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो 18 जुलाई 1947। और पता है क्या मज़े की बात, कि ये बीपीएससी में ये चीज़, बीपीएससी एईडीओ में इसी बार ये डेट पूछा गया है कि कब रॉयल एसेंट मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है क्या, कि 18 जुलाई 1947। तो ये आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ तक हमने जो है वो पूरा कैबिनेट मिशन प्लान तक जो है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक सब कुछ पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैंने ना फास्ट बोला भी है, आप 1.5 या 1.25 पे करके आप सुन लेना बहुत अच्छे से, एक बार दो बार, या फिर एक बार आप सुन के जो है वो आप ये पीडीएफ ले लेना, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। तो ये आप एक बार रख के जो है वो अगर रिवाइज कर लोगे मोबाइल के ऊपर भी, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये अच्छा आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और इसमें आपको क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसके बाद पॉलिटी के बाद चाहिए, ये भी आप बताना मुझे, ठीक है। तो होपफुली आपको अगर अच्छा लगा होगा सेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करोगे, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है, ठीक है। चलिए, तो अब तक के लिए धन्यवाद।